प्यारे बच्चों, विभिन्न बच्चों के रिक्वेस्ट पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, सभी का उत्तर मैंने लगभग तैयार कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है विभिन्न विषयों के लिए। अब चूंकि समाजशास्त्र में शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, इसीलिए जेसीईआरटी द्वारा समाजशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र नहीं तैयार किया गया है, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से समाजशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसमें से आज हम लोग सेट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। सेट 1 और 2 के बारे में बता दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही यदि आप लोगों नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड करके भी नोट्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा दे। तो जाति एक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए निर्देशित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, जननांकी की परिभाषा दे। तो जननांकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की समान गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करता है और कहीं अधिक विस्तृत अर्थों में वह मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका संबंध हमारे कुछ संवेगों से होता है तथा इसकी प्रकृति साधारणतया विद्वेषपूर्ण होती है। चौथा है, अन्य पिछड़े वर्ग का अर्थ स्पष्ट करें। तो अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय की उन निम्न जातियों से है जो अनुसूचित जातियां न होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या समझते। तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है जिसके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष अपनत्व महसूस करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं। छठा है, पितृसत्ता से क्या समझते। तो पितृसत्ता वह व्यवस्था है जिसमें परंपरा और व्यवहार के नियमों द्वारा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की शक्ति और सत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। सातवां है, परियोजना कार्य से आप क्या समझते हैं। तो परियोजना कार्य वह है जो किसी विषय या समस्या का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आठवां है, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। तो उपनिवेश का अर्थ उस शासक प्रशासक तंत्र से है जो साम्राज्य का विकास करना चाहता है। जब वह उपनिवेशवाद को अपनाता है, सशक्त शासक जब दूसरे शासक को पराजित करके अपने साम्राज्य के तहत विभिन्न उपनिवेश स्थापित करता है, तो ऐसी क्रिया को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संसार के विभिन्न देशों में उपनिवेश को स्थापित किया था और उसे अपने शासन के अधीन रखा था। उसने भारतीय महाद्वीप में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को अनेक साधनों के द्वारा पूरे समुदाय तक पहुंचाया जाता है। ऐसे संचार का संबंध जनसाधारण के बहुत बड़े हिस्से से होता है, इसी को हम जनसंचार कहते हैं। 10वां है, कृषक समाज से आप क्या समझते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामीण लोगों से है जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि को स्वयं जोतते हैं तथा कृषि जिनके परंपरागत जीवन का मुख्य आधार होता है। 11 है, भूमंडलीकरण पर प्रकाश डालें। तो भूमंडलीकरण व्यापार और विनिमय के अवरोध को समाप्त कर विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है। यह नव उदारतावाद का परिणाम है। वर्तमान में महाशक्तियां और उनसे जुड़ी वित्तीय और बहुराष्ट्रीय संस्थाएं एक नई अर्थव्यवस्था लाना चाहती है। भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया है। 12वां क्वेश्चन है, परियोजना कार्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य उपयोगितावादी या रचनात्मक होता है। प्रोजेक्ट कार्य से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह उपयोगी और व्यवहारिक होता है। संभवतः उसी बात को दृष्टि में रखते हुए
I.B. वर्मा ने लिखा है, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए। प्रोजेक्ट का इस उपयोगिता को सुनिश्चित करता है क्योंकि वह बनावटी नहीं होता वरन स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है। यह अच्छे परिणाम देता है, उसमें बर्बादी कम से कम होती है, वह बालकों को पूर्ण संतुष्टि व उपयोगी परीक्षण देता है। 13 क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। तो उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में भारत के व्यापार, उत्पादन और कृषि में गहरे विघटन हुए। उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए समुदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतरता में से बनाए रखा। इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में देखते हैं। इस काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिकता से जुड़ गया है। अंग्रेजी राज से पूर्व भारत से केवल निर्मित वस्तुओं का ही व्यापार होता, परंतु उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादकों का स्रोत बन गया। भारत से अब निर्मित सामान के अलावा कृषि उत्पाद व उद्योग के लिए कच्चा माल भी निर्यात किया जाने लगा। नए नए व्यापारों और व्यवसायों को विभिन्न समूहों ने अपनाया। भारत में बाजार व्यवस्था के विस्तार से कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित किया। 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की परिभाषा दे। तो आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष समूह है जिसमें सार्वभौमिक विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं पाई जाती है। ये विशेषताएं मानवतावाद से संबंधित होने के साथ किसी विशेष धर्म या विचारधारा पर आधारित नहीं होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति की अवधारणा का वर्णन करें। तो जनजाति शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने आदिवासी है। जनजातियां एक समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। उनका कोई संगठन नहीं था, ना ही समुदाय कठोर रूप से वर्गों में बटे हुए थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही वे हिंदू थे, ना ही वे किसान। 16 क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धार्मिक पहचान पर आधारित तो उग्र राष्ट्रवाद, या विश्वास करना कि धर्म ही व्यक्ति या समूह की पहचान के सभी अन्य पक्षों की तुलना में सर्वोपरि होता है। आमतौर पर यह उन व्यक्तियों या समूहों के प्रति एक आक्रामक और शत्रुतापूर्ण रवैया होता है जो दूसरों के धर्मों का आदर करते हैं व उन्हें मानते हैं अथवा जिनकी गैर धार्मिक पहचान होती है। सांप्रदायिकवाद की एक प्रमुख विशेषता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होता है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, उसके जाति के आधार पर ही होती है। 17 क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन करें। तो प्रौद्योगिकीकरण ने सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसका सामाजिक संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। पहला, परिवार संस्था पर प्रभाव। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप परिवार के बहुत से कार्यों को विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ले लिया था। आज संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है, उसके स्थान पर एकांकी परिवार का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा है विवाह संस्था पर प्रभाव। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नए नगरों की स्थापना हो रही है। तीसरा है धार्मिक संस्थाओं पर प्रभाव। धर्म के प्रति लोगों की भावना कम हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाया है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियां अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के समान विभिन्न व्यवसायों को करने लगी है। पांचवा है नागरिक जीवन पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी की उन्नति से सामाजिक जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जीवन के मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन में सरकार की भूमिका का वर्णन करें। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अब सरकार भी सक्रिय है और इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना। दूसरा, पर्यावरण वाहिनी सेना का गठन। तीसरा, वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण। चौथा है जीव जंतु का संरक्षण, वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। छठा है प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और जल उपकरण अधिनियम तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन रेंजर कॉलेज, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन जीवन संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो हम लोगों के दर्शकों के बारे में अध्ययन से दर्शक वर्ग के सदस्यों एवं उसके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि की
परासामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लोगों के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवास कक्षों के एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपने दैनिक कार्यों में यथोचित परिवर्तन कर लिए थे। अन्य कार्य में लगे व्यक्तियों ने बताया कि टेलीविजन सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे। उदाहरण के लिए, बड़की चिंता मत करो, जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो। हम लोग को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। इस शो ओपरा पर एक असमान पक्ष यह था कि दर्शकों के इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुआ करते थे। वे इतने अधिक होते थे कि उनमें से अधिकांश तो दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले भी नहीं जाते थे। स्रोत है सिंघल एवं रोजर्स 2001 के अनुसार। हम लोग जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम के दर्शक अपनी रुचि किस प्रकार प्रकट करते थे? आपके विचार से दर्शकों की इस सीरियल के प्रति रुचि क्यों होती थी? तो हम लोग भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला धारावाहिक था। यह पहला मनोरंजन कार्यक्रम शैक्षिक अंतर्वस्तु तथा मनोरंजन शिक्षा का संयुक्त रणनीति का प्रयोग था। इसमें दर्शक अपने प्रिय पात्रों के बीच उच्च कोटि के परासामाजिक अंतःक्रिया करते थे, जिसके कारण हम लोग जैसे प्रोग्राम में वे विशेष रुचि दिखाते थे। इस रुचि के कारण पर मेरा विचार है कि वे सामाजिकता के साथ अपनी तदात्मता स्थापित करते थे और उन पात्रों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। इसलिए हम लोग धारावाहिक दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुआ। इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, उन तरीकों का वर्णन करें जिसमें दूरदर्शन की तरह जनसंचार माध्यम शक्तिशाली अभिकरण के रूप में जन विचार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। तो आंसर है, दूरदर्शन जनसंचार माध्यम का सबसे शक्तिशाली अभिकरण है जिसमें प्रसारित होने वाले अनेक मनोरंजन कार्यक्रम तथा विज्ञापन दर्शकों में विशेष रुचि पैदा करते हैं। अतः इसका व्यापक प्रभाव जन विचार पर पड़ता है, जो 2 रूपों में प्रकट होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जनसंचार का सकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि लोगों की मनोवृत्ति और मूल्यों में परिवर्तन आता है। सूचना, नवीन कौशल और तकनीकी ज्ञान भी लोगों को मिलता है। फलतः नए विचारों और विविध विषयों के विषय में लोग अब अधिक जानने लगे हैं। इससे नई सांस्कृतिक चुनौतियां भी पैदा हुई है जो नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आती है। अतः कहा जा सकता है कि जनसंचार व्यक्तिगत रुचियों को नष्ट कर रहा है और पलायनवाद को बढ़ावा दे रहा है। सामग्रियों को बेचने के लिए विज्ञापन में नारियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इससे नारी देह प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है, जिसका गलत प्रभाव युवा मन पर पड़ रहा है। तो बच्चों, सेट 3 का समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।